दोस्तों, मेरा नाम निवेदिता है। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरा पति आया, मेरे करीब आकर बैठ गया था। अभी वह मेरा घूंघट उठाने ही वाला था जब अचानक उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। वह बहुत खुश था क्योंकि उसे मुझ जैसी खूबसूरत लड़की जो मिल गई थी। फोन की आवाज़ पर तो वह भी घबराया था। पहले तो उसने कॉल को इग्नोर किया था, लेकिन अब दोबारा से उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी थी। तो उसने जैसे ही कॉल रिसीव की, उसके चेहरे का रंग बदल गया था। वह खामोशी से फोन पर बोलने वाले इंसान की सारी बातें सुनता रहा था। फोन कट करते ही उसने मेरा घूंघट उठाया और कहने लगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, तुम मेरे घर से चली जाना। अपने पति की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और फिर अगले दिन मैं अपने मायके आ गई थी। ना जाने मेरी जिंदगी में ऐसा दिन क्यों आया था। ना जाने उस फोन करने वाले इंसान ने मेरे पति से क्या कहा था। ना जाने वह कॉल किसने की थी। इस तरह मैं एक ही दिन में तलाकशुदा हो गई थी। मैं मिडिल क्लास फैमिली में रहती थी। मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मुझे अनाथ करके इस दुनिया से चले गए थे। मगर मैं अकेली नहीं थी। मुझे मेरे ताऊ और ताई जी ने बहुत प्यार दिया था। उन लोगों ने हमेशा मुझसे बहुत मोहब्बत की थी। उनके पास कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा था। कभी उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने दी थी। ताई जी तो मुझसे इतना प्यार करती थी कि उन्होंने मेरा हर नखरा उठाया था। मैं 60 साल की थी जब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। फिर जब मैं 10 साल की हुई तो मम्मी छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थीं। जब सीढ़ियों से नीचे आते समय उनका पैर फिसल गया और उनके सर में बहुत गहरी चोट लगी थी। 1 साल तक वह बीमार रही और फिर उसके बाद वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हम सब लोग एक ही घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। मेरे ताऊ जी का एक बेटा था जो मुझसे उम्र में 3 साल बड़ा था। उसका नाम मोहित था। मैं बचपन से ही मोहित के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। हम दोनों आपस में कजिन से नहीं बल्कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। ताऊ और ताई जी मोहित से बहुत प्यार करते थे। आखिरकार वो उनका इकलौता बेटा था। जब उसकी उम्र 15 साल हुई तो उन्होंने उसे यूरोप में पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैं उसके लिए हर दिन बेकरार रहती थी। उसके जाने के बाद मैं बहुत अकेली रह गई थी। हर दिन उसे याद करती रहती थी। ताऊजी ने कभी किसी को यह नहीं बताया था कि मैं उनके भाई की बेटी हूँ। वह हमेशा मुझे अपनी ही बेटी मानते थे और दूसरों से भी यही कहते थे कि निवेदिता हमारी बेटी है। हमारे 2 बच्चे हैं। ताऊजी मुझसे कहते थे कि मैं मोहित को भैया कहकर बुलाया करूं। मगर मैंने बचपन से ही उसे भाई नहीं कहा था क्योंकि मैं उसे अपना भाई मानती ही नहीं थी। मेरे दिल में तो उसके लिए एक अलग ही जज्बात थे। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और मैं हर दिन मोहित के आने का इंतजार करती थी। न जाने कब उसकी पढ़ाई पूरी होगी और वह अपने घर वापस आएगा। उसके जाने के बाद मैंने वक्त कैसे गुजारा था यह मैं ही जानती थी। इस घर में ताऊ ताई जी मेरे मम्मी पापा समान थे, तो इन सब से मेरा एक अलग ही रिश्ता था। मैं चाहती थी कि मैं सारी जिंदगी इस घर में ही रह जाऊं। मगर ताई जी कहती थी कि अब तुम जवान हो रही हो, हमें तुम्हारी शादी करनी है। वह मुझे आगे और पढ़ने के लिए भी कहती थी। मगर मैंने बीकॉम करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं की थी। ना जाने क्यों मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। मैं जवान हुई तो तब भी मेरे दिल में मोहित के लिए पहले जैसी ही मोहब्बत थी। मैं मोहित को कॉल करके हर रोज उसके बारे में पूछती रहती थी। वह मुझसे बहुत हंसी मजाक की बातें करता था। हम दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग थी। हम दोनों के बीच कभी झगड़ा भी नहीं हुआ था। ताऊ ताई जी कहते थे कि तुम दोनों का रिश्ता ऊपर वाला हमेशा इसी तरह से बनाए रखे। जब वह मुझे इस तरह की दुआएं देते थे तो मैं बहुत खुश होती थी और अपने दिल में यही सोचती थी कि एक दिन ऐसा ही आएगा। हम दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं तो इस घर की बहू बनना चाहती थी। मोहित की जिंदगी में शामिल होना चाहती थी। मगर मोहित मेरे लिए अपने दिल में कोई ऐसी फीलिंग्स रखता था या नहीं, यह तो मैं नहीं जानती थी। मैं इस मामले में श्योर नहीं थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वह मुझसे शादी करने के लिए कभी इनकार नहीं करेगा। आखिरकार वह मुझे बचपन से जानता था। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जरूर होगी। वैसे भी अभी हम लोगों की शादी की बात घर में सिर्फ तभी होती थी जब कोई रिश्तेदार आता था। मगर अभी तक हम दोनों में से किसी का भी रिश्ता नहीं आया था। ताऊ जी कहते थे कि पहले हम निवेदिता की शादी करेंगे, उसके बाद ही मोहित की शादी करेंगे।
आखिर हमारे 2 ही तो बच्चे हैं। अब इन लोगों को क्या पता था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उनके दोनों बच्चों की शादी एक साथ ही इसी घर में होगी। वह मुझे कितना ही मोहित की बहन समझते थे, लेकिन थी तो मैं उसकी कजिन ही। सगे भाई बहन ही हमेशा भाई बहन कहलाए जाते हैं। मैं इन बातों को नहीं मानती थी, क्योंकि मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, और जहाँ मोहब्बत हो वहाँ शादी करना ज़रूरी होता है। जब तक मोहब्बत हासिल ना हो उसे मोहब्बत नहीं कहा जाता। मेरा मानना तो यही था। इसीलिए मैं मोहब्बत को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। मैंने सोच लिया था कि मोहित जब भी घर आएगा मैं उसे प्रपोज कर दूंगी, उसे अपने दिल का हाल बता दूंगी कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। कुछ दिन गुजरे थे कि ताऊजी ने एक बहुत ही खुशी की खबर सुनाई थी। उन्होंने कहा कि मोहित घर आने वाला है। यह खबर सुनकर तो मेरे पैर जमीन पर नहीं थे। अगले हफ्ते मोहित इंडिया वापस आने वाला था। मैं बहुत खुश हो रही थी, इसलिए मैं उसके आने की तैयारी में लग गई थी। हर रोज मैं शॉपिंग पर जाने लगी थी ताकि अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लूं। जब मोहित आए तो मैं उसके सामने उसकी पसंद के रंगों के कपड़े पहनूं। उसे अच्छा लगेगा। मैंने ताई जी से मोहित की पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था, ताकि वह आए तो मैं उसके सामने अपने हाथों से खाना बनाऊं। वह मेरे हाथों का खाना खाकर खुश हो जाए। मैंने घर में भी सफाई शुरू कर दी थी। ताई जी भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि इतने सालों के बाद आखिरकार मेरा बेस्ट फ्रेंड घर लौट रहा है, जिसकी मुझे अलग ही खुशी थी। हमारे कुछ मेहमानों को भी इनवाइट कर दिया गया था। ताऊ जी चाहते थे कि जिस दिन मोहित घर पर आए उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाए। इसलिए एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था, जिसमें उसकी पसंद के सारे खाने बनवाए गए थे, और मैंने भी उस दिन पहनने के लिए एक बहुत प्यारा सा ड्रेस लिया था। ताऊ जी ने कहा था कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ जाकर मोहित को एयरपोर्ट से लेने चले जाएंगे। मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ जाऊं, मगर ताऊ जी ने साफ मना कर दिया था। कहा था कि बेटा, हम उसे लेकर घर ही आएंगे। लगता है मोहित से मिलने की कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है तुम्हें। अब मैं उन्हें क्या बताती कि ऊपर से दिखने वाली खुशी तो मेरी कुछ भी नहीं थी, जितनी अंदर से मैं खुश थी। फिलहाल एक हफ्ता भी इसी इंतजार में गुजर गया था कि कब मोहित घर आएगा, और फिर सुबह से ही मैं सारे कामों में लग गई थी। शाम को मेहमान आने के साथ साथ मोहित भी घर आने वाला था। मैंने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। शाम के 7 बजे तक मोहित घर में आ गया था। उसके वेलकम के लिए मैंने ढेर सारे फूल मंगवाए थे, ताकि उसका स्वागत फूलों से कर सकूं। उसका मैंने बहुत अच्छे से वेलकम किया था। वह बहुत खुश हुआ था। उसे इतने सालों के बाद देखकर मेरे दिल के सारे अरमान जाग उठे थे। आखिरकार मैंने उसे पूरे 60 साल के बाद देखा था। वह बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। ऐसा नहीं था कि मैंने उसे बिल्कुल ही नहीं देखा था। वह मुझे वीडियो कॉल भी किया करता था, मुझे अपने फ़ोटो भी सेंड किया करता था, और मेरी उससे हर रोज़ ही फ़ोन पर बात होती थी। लेकिन रियल में तो वह फ़ोटो से भी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। आते ही सबसे पहले वह अपने माता पिता से गले मिला था, और उसके बाद वह मेरी तरफ दौड़कर आया था। मैं तो उसके गले से लग गई थी। न जाने क्यों उसे देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसके आने के बाद हम सब लोगों ने खाना खाया था। सारे मेहमान भी उससे मिले थे, और फिर जब सारे मेहमान एक एक करके घर से चले गए तो मैं जल्दी से मोहित के कमरे में चली गई थी, क्योंकि मैं उससे अकेले में बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। मोहित ने कहा कि यार, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। सफ़र की थकान से मेरा शरीर चूर चूर हो रहा है। मैंने उसकी कंडीशन देखी तो मैंने उससे कहा कि तुम आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगें दबा देती हूँ। तो वह कहने लगा कि अरे पागल लड़की, यह क्या कर रही हो? अब मुझे इतनी भी थकान नहीं हो रही है कि मैं अपनी टांगें दबाऊं। अच्छा, चलो हम लोग सुबह बात करते हैं। यह कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था, जबकि मैं उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हुए कमरे से बाहर निकल आई थी और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी। आज मुझे बड़ी ही सुकून की नींद आने वाली थी। आखिरकार मेरी मोहब्बत घर आ गई थी। अगले दिन निकला तो मैंने अपने हाथों से उसके लिए नाश्ता बनाया था, और खुद ने भी उसके इंतज़ार में नाश्ता नहीं किया था कि कब वह उठे और मैं उसके साथ बैठकर नाश्ता करूं। वह बहुत देर से उठा था। हम दोनों ने एक साथ मिलकर नाश्ता किया। ताईजी ने उसे बताया था कि निवेदिता तुम्हारे आने से बहुत खुश है। तुम्हारे आने से पहले वह इतनी खुश नहीं होती थी। यह तुम्हें रोज़ बहुत याद करती थी।
बेचारी ना जाने कितने दिनों से तुम्हारे आने की तैयारी कर रही है। यह सब सुनकर मोहित बहुत जोर से हंसा था। इन्हीं बातों में ताई जी ने मोहित को बताया था कि अब बस हम अपनी बेटी की शादी जल्द ही कर देंगे, क्योंकि अब इसकी शादी की उम्र हो गई है। इसके लिए तुम्हारे पापा अच्छे परिवार का रिश्ता देख रहे हैं। जैसे ही हमें निवेदिता के लिए अच्छा लड़का मिल गया, हम फौरन इसके हाथ पीले कर देंगे। मुझे लगा था कि ताई जी की इस बात पर मोहित कुछ कहेगा या फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, मगर मैं हैरान हुई थी कि वह जिस तरह से नाश्ता करने में बिजी था, अपनी माँ की यह बात सुनने के बाद भी उसी तरह से नाश्ता करता रहा था, बल्कि मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। मुझे उसकी यह हरकत कुछ ठीक नहीं लगी थी। क्या मेरी शादी कहीं और होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था? क्या वह मुझसे मेरी तरह मोहब्बत नहीं करता था? मैंने सोच लिया था कि मुझे उसे जल्द ही अपने दिल का हाल बताना होगा। मैं उसके साथ घूमने के लिए बाहर चली गई थी। मैंने सोचा था कि मैं वहां मौका देखकर उसे अपने दिल का हाल बता दूंगी। पहले तो हम इधर उधर की बातें करते रहे, फिर उसके बाद उसने बातों ही बातों में मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने मुझसे कहा कि यार, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। दरअसल मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, और तुम जानती हो कि वह लड़की कहाँ की है। जब मैंने मोहित की यह बात सुनी तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं खामोश हो गई थी। उसने कहा, अरे तुम नहीं जानती, वह लड़की इंडिया की ही है और हमारे ही शहर की है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द मम्मी पापा को इसके बारे में बता दूं, लेकिन पहले तुम्हारी शादी हो जाए। इतनी जल्दी मैं अपने बारे में उनसे बात नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी के बाद वैसे भी वो लोग मेरी ही शादी कर देंगे, और अभी उस लड़की की भी शादी में टाइम है। उसकी पढ़ाई पूरी होने में अभी 1 साल है, उसके बाद ही उसके पेरेंट्स उसकी शादी करेंगे। इतने में मैं मोहित से कुछ कहने ही वाली थी। वो उस लड़की के बारे में बता बताकर बहुत खुश हो रहा था और उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहा था। मेरे दिल के अरमान तो जैसे मेरे दिल में ही दबकर रह गए थे। मेरी सारी फीलिंग्स चकनाचूर होकर रह गई थीं। मोहित की ऐसी बातों ने मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। वहां पर मुझसे रुका नहीं जा रहा था, इसलिए मैं मोहित को अकेला छोड़कर वहां से घर आ गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरा मोहित से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं मन ही मन उस लड़की को कोस रही थी जो मेरे और मोहित के बीच में आ गई थी। मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक अमीर परिवार का रिश्ता आया था। ताऊ जी ने मुझे बताया कि निवेदिता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है लड़के वाले। कल ही हमारे घर निवेदिता का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। मैं इस रिश्ते से इनकार करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि ताऊ और ताई जी बहुत खुश थे और वो बार बार यही कह रहे थे कि हमने निवेदिता को बचपन से पाला है। हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं और यह भी जानते हैं कि हमारी निवेदिता हमारे फैसले को ही अपना फैसला मानेगी। जहां हम चाहेंगे वो वहां खुशी खुशी शादी कर लेगी। ये बात तो ठीक थी कि इन लोगों ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मेरा बहुत ख्याल रखा था। यह लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। लड़के वाले मुझे पसंद कर गए थे और यहाँ भी सबको लड़का बहुत पसंद आया था। इस लड़की को लेकर बार बार मोहित मुझे छेड़ रहा था, मगर मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। एक तो पहले ही मेरा दिल मोहित तोड़ चुका था और अब मेरा रिश्ता तय हो जाने पर मैं और भी ज्यादा परेशान थी। मैं चाहती थी कि बस किसी भी तरह से मेरी शादी मोहित से हो जाए। मैं कहीं और शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैसा मैं चाहती थी ऐसा नहीं हो सका। होना वही होता है जैसा किस्मत में लिखा होता है। ताऊ और ताई जी की खुशी के आगे मैंने अपनी खुशियों को मार दिया था और फिर उस लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं चाहती थी कि किसी तरह मेरा रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका था और मेरी शादी भी जल्द ही करने का फैसला किया गया था। अगर मैं शादी वाले दिन शादी से इनकार कर देती या घर से भाग जाती तो मेरे ताऊ जी की बहुत बदनामी होती। बस यही सोचते हुए मैंने शादी करने का फैसला तो कर लिया था, मगर फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया था जो आगे तक के लिए मेरी बहुत सहायता कर सकता था। मैंने अपने एक दोस्त से कहा था कि यार, मुझे शादी नहीं करनी। ताऊ जी अपनी मर्जी से मेरी शादी करवा रहे हैं। तुम तो जानती हो कि मैं मोहित को पसंद करती हूँ और उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
मैंने उसे अपने पूरे प्लान के बारे में बता दिया था कि मैं क्या चाहती हूँ। उसने मेरी मदद करने का मुझसे वादा किया था और फिर जब मेरी शादी हो गई, मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई तो जैसे ही मेरा पति कमरे में आया, वह मेरे करीब आकर बैठा ही था, तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। वह मुझसे बात करने के लिए इतना एक्साइटेड हो रहा था कि उसने पहली कॉल को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब दोबारा से उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी तो उसने कॉल रिसीव की। उसने अपने कान से मोबाइल लगाया और हेलो बोलते हुए सामने वाले की बात सुनी। वह खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। मैं जानती थी कि यह कॉल किसने की है। मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए थे कि वह किसी लड़के को हायर करे और उसने मेरे पति के नंबर पर कॉल करवाए और मेरे बारे में बुरा भला कहे, उसे बताए कि मेरा किसी और से अफेयर चल रहा है। कॉल रिसीव होते ही जैसे मेरे पति के चेहरे के रिएक्शन गुस्से भरे हो गए थे। उस हिसाब से तो यही लगता था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ। कॉल कट होते ही मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी थी। मुझे उसकी यह बात बुरी नहीं लगी थी। रात का समय था, इसलिए मैं अपने पति के घर से अपने मायके नहीं आ सकती थी। वह तो मुझ पर खूब गुस्सा करके और खूब बरस कर कमरे से निकल गया था और मैं सारी रात बेफिक्री से उसके कमरे में सोई थी। सुबह होते ही मैं आंखों में आंसू सजाते बिलख बिलख कर रोते हुए ताऊजी के घर वापस आ गई थी। अगले ही दिन मुझे बुरी हालत में देखकर वहां सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैंने रो रो कर उन्हें बताया था कि मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी। सारी रात उसका बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं रहा। ताऊ जी को मेरे पति पर बहुत गुस्सा आया था, जबकि मुझ पर मोहित को बहुत तरस आ रहा था। वह बार बार मुझे तसल्ली दे रहा था और कह रहा था कि रोना बंद करो, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। क्या पता तुम्हारा पति सारी जिंदगी तुम्हें परेशान करता, एक रात में ही तुमने उसकी असलियत देख ली। ताऊ जी गुस्सा होते हुए मेरे ससुराल जाने वाले थे। जब मैंने उन्हें रोक लिया और कहा कि ताऊ जी, मैं भी वहां नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरा पति दरिंदा है। सारी रात उसने मेरी आंखों के सामने बैठकर शराब पी थी। वह मुझे मार भी सकता था, उससे मेरी जान को खतरा है। ताऊ जी को मेरी बातें सुनकर यकीन आ गया था, मगर मैंने तो पूरा पूरा झूठ बोला था। मैं उन लोगों के सामने रोने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। इस तरह मेरी शादी टूट गई और फिर से मैं अपने घर में आ गई थी। यहाँ आने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिला था, मगर मैं सबके सामने हमेशा अपनी किस्मत का रोना रोती रहती थी। मैं चाहती थी कि इन लोगों को मुझ पर तरस आ जाए और यह मेरी शादी मोहित के साथ करवा दे। मोहित भी उस लड़की को भूल जाए जिसको वह पसंद करता है, मगर ऐसा नहीं हो सका। मेरी डिवोर्स के 2 महीने बाद ही ताऊ जी मेरे लिए दोबारा रिश्ता देखने लगे, मगर अब मैं दोबारा से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उन लोगों को साफ मना कर दिया कि मैं एक बार तलाक का दाग अपने ऊपर लगवा चुकी हूँ, अब दोबारा से उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। मुझे ताई जी ने बहुत समझाया था कि बेटा, जो तुम्हारे साथ पहले हुआ वह दोबारा नहीं होगा। वह इंसान ही तो गलत था। अब हम तुम्हारे लिए बहुत सोच समझ कर रिश्ते तलाश करेंगे। मगर मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया था कि मुझे हमेशा आप लोगों के साथ रहना है। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। उन लोगों को लगा था कि अभी मेरा ताज़ा ताज़ा घाव है, इसलिए मैं शादी के लिए इनकार कर रही हूँ। यही वजह थी कि वह कुछ दिनों के लिए मेरी तरफ से शांत हो गए थे। लेकिन अब मोहित बहुत बेचैन हो रहा था। मोहित चाहता था कि उसकी शादी उसी लड़की से हो जाए। उसने अपनी पसंद के बारे में अपने पेरेंट्स को बता दिया था। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं तो मोहित के सहारे यहाँ पर तलाक लेकर आ गई थी और वह था कि मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। मैं जितना होता उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह तो जिद पर आ गया था कि शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा। वह अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था, इसलिए उन्हें अपने बेटे की बात तो माननी ही थी। इसीलिए वह रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चले गए। हालांकि मुझे भी वह अपने साथ ले गए थे। मैं उनके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया और सोचा कि आखिर वह लड़की कौन है जो मेरे मोहित को पसंद आ गई। मैं उसे देखना चाहती हूँ, बस इसीलिए मैं वहां पर चली गई थी। लड़की सच में बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, तभी तो मोहित को पसंद आई थी, मगर मेरे लिए वह पहली ही नज़र में मेरी दुश्मन बन गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इसे कभी भी मोहित का नहीं होने दूंगी। जब सब लोग घर आ गए तो डिस्कशन हुआ। ताई जी को तो लड़की बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई।
मोहित मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा था। उसने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो? सुनैना बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी, संस्कारी और घरेलू लड़की है। ताई जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें आखिर सुनैना क्यों पसंद नहीं आई। फिर मैंने कोई मामूली सा बहाना बना दिया ताकि मोहित मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि उसका मूड मेरी तरफ से अचानक बदल गया था। घर में सबको लड़की पसंद आई थी, इसीलिए रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई थी। मेरा दिल उस दिन बहुत दुखी था। अब मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई थी। मैं मोहित के लिए क्या कुछ नहीं कर रही थी। उसे मेरी मोहब्बत दिखाई क्यों नहीं देती थी। मोहित की शादी जल्दी करने का फैसला कर लिया गया था, क्योंकि मोहित को उस लड़की से शादी करने की बहुत जल्दी थी। अभी तो उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी, मगर ताऊ जी ने लड़की के पेरेंट्स से कहा था कि लड़की हमारे घर रहकर भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। फिर मैंने सोचा था कि मैं वही सब कुछ दोहरा लूंगी जो मैंने अपने लिए किया था। मैं कुछ भी करके इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे वक्त गुजर गया था और मोहित की शादी का समय भी आ गया था। मैं अपने दोस्त के पास चली गई और उससे कहा कि जिस लड़के से तुमने मेरी शादी की रात कॉल करवाई थी, अब तुम्हें इस लड़के से मोहित को कॉल करवानी है, और इस बार वो इंसान मोहित से मेरी बुराई नहीं करेगा बल्कि सुनैना की बुराई करेगा। मैंने सुनैना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, क्योंकि अक्सर घर में मोहित सुनैना की बातें करता रहता था। सुनैना गांव से बिलोंग करती थी और उसकी फैमिली कुछ सालों पहले इस शहर में आकर शिफ्ट हो गई थी। उसके ज्यादातर रिश्तेदार गांव में ही रहते थे। मोहित ने सुनैना के रिश्तेदारों का भी कई बार घर में जिक्र किया था। मैं सब कुछ अपनी दोस्त को बता चुकी थी। मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम फिक्र मत करो। मैंने अपनी दोस्त को पैसे थमाए और वापस घर आ गई थी, क्योंकि जो लड़का फ़ोन पर बात करता था वह पैसों के लिए यह सब कुछ कर रहा था। मैं जानती थी कि इस बार भी मेरा प्लान सक्सेसफुल रहेगा। घर में मोहित की शादी की तैयारियां चल रही थीं और फिर उसकी शादी का दिन भी आ गया था। बारात निकलने ही वाली थी। मुझे उम्मीद थी कि वह लड़का सही वक्त आने पर मोहित को कॉल ज़रूर करेगा। ताईजी ने मुझे कुछ कामों में लगा दिया था। मैं उनमें उलझ कर रह गई थी। मैं बार बार मोहित के चेहरे के रिएक्शन देख रही थी। उसके चेहरे पर तो कहीं से कहीं तक भी बदलाव नजर नहीं आ रहे थे। वह अपनी शादी से बेहद खुश था। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर क्या माजरा है। क्या मोहित के पास अभी तक कॉल नहीं आई? ताईजी मुझे बार बार इतने काम बता रही थी कि मुझे बार बार मोहित से अपना ध्यान हटाना पड़ रहा था। इसी जल्दबाजी और कामों में बिजी होने की वजह से बारात पहुंच गई थी। सुनैना और मोहित की शादी भी हो गई थी और बस मैं हाथ मलती रह गई थी। मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं अकेले में जाकर उस लड़के को कॉल करके पूछ सकूं कि तुमने मोहित को कॉल किया या नहीं, क्योंकि मोहित की शादी हो चुकी थी। मोहित के चेहरे की बढ़ती हुई खुशी देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि उसने उसे कॉल की है। रात के टाइम बारात वापस आ गई थी। सुनैना को मोहित के कमरे में भेज दिया गया था। वह मोहित की दुल्हन बनकर उसके बिस्तर पर बैठी थी। मुझे उसे देख देख कर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके लिए जलन महसूस हो रही थी कि जिस जगह पर वह बैठी है वह जगह उसकी नहीं बल्कि मेरी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मोहित को भी कमरे में भेज दिया गया था। मैं बस हाथ मलती रह गई थी। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। मैं जैसे ही कमरे के अंदर आई तो मैंने उसे कॉल मिलाकर उसे बहुत बातें सुनाई थीं। कहा था कि तुमने मोहित को कॉल क्यों नहीं की? बेवकूफ़ लड़के, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना कीमती वक्त गंवा दिया। शादी से पहले ही तुम्हें उसे कॉल करनी थी। अब उन दोनों की शादी हो चुकी है। वह कहने लगा कि मैं ना जाने कब से मोहित का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, वह कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। अब बताओ इसमें मैं क्या करूं? मुझे इंतज़ार है कि वह जैसे ही मेरी कॉल रिसीव करेगा मैं उसे वैसा ही कहूँगा जैसा तुमने मुझे बताया है। यह मोहित का बच्चा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा था? इसे शादी की इतनी खुशी थी कि उसने अपने फ़ोन पर भी ध्यान नहीं दिया था। मैंने उससे कहा कि अब तो मोहित और सुनैना की शादी हो चुकी है, मगर तुम्हें लगातार उसे कॉल करनी है। उसे उसकी पत्नी के बारे में ज़रूर बताना है। अगले दिन मोहित जब कमरे से बाहर आया तो ताई जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उससे पूछा कि नई जिंदगी की शुरुआत कैसी रही बेटा। मैंने गौर किया था कि मोहित के चेहरे पर अब की बार मुस्कुराहट नहीं थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदले हुए थे। अब जाकर तीर निशाने पर लगा था।
मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वह लड़का दिन निकलने का इंतजार भी नहीं करेगा और अपना काम कर देगा। मोहित ने ताई जी को कोई जवाब नहीं दिया था और वह वहां से चला गया था। उधर जब मैं सुनैना के पास गई तो देखा कि उसकी आंखों में भी आंसू थे। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो रहा है। इसका मतलब यह था कि सारी रात मोहित सुनैना से दूर दूर रहा था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मोहित सुनैना से नाराज रहने लगा था। सुनैना तो उससे बात करने की भी बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वह उससे हमेशा दूर ही रहता था। ताऊ और ताई जी भी यह बात अच्छी तरह से देख रहे थे कि मोहित सुनैना से खिंचा खिंचा क्यों रहता है। जब वह सुनैना से इस बारे में बात करते तो सुनैना कहती कि वह खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानती। शादी की पहली रात भी मोहित खुशी खुशी कमरे में गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका अचानक मूड चेंज हो गया था। न जाने उसको ऐसा भी क्या हो गया। ताऊ जी ने मोहित से अकेले में बात की थी और उससे पूछा था कि तुम्हारी शादी तो सुनैना के साथ पसंद से हुई है, तो फिर अब तुम उसके साथ खुश क्यों नहीं रहते। मोहित किसी को भी जवाब नहीं देना चाहता था। इस दौरान मैं मोहित से नज़दीकियां बढ़ा रही थी, मगर वह मुझे भी इग्नोर करता था। सुनैना थी कि वह हर बार मोहित से बात करने की कोशिश करती थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। सुनैना के घर से फ़ोन आया कि गांव में उनके कुछ रिश्तेदार हैं जहां पर किसी की मौत हो गई। वह लोग सुनैना और मोहित को अपने गांव लेकर जाना चाहते हैं। मोहित को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मोहित और सुनैना दोनों ही वहां पर चले गए थे। रात हुई तो वह लोग वहां से वापस आ गए थे, मगर मैंने देखा था कि मोहित बड़े ही गुस्से में घर के अंदर दाखिल हुआ था और आते ही अपने कमरे में चला गया था, जबकि सुनैना की आंखों में आंसू थे और वह भी कमरे के अंदर चली गई। ताईजी यह सब देखकर दंग रह गई थी। उन्होंने कहा कि आखिर इन दोनों को क्या हुआ। असल तूफान तो उन दोनों की जिंदगी में उस दिन आया था जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, और अब मुझे यकीन हो गया था कि मोहित सुनैना को डिवोर्स देकर ही रहेगा। मोहित ने कमरे के अंदर जाते ही चीज़ों को इधर उधर उठाकर फेंकना शुरू कर दिया और तोड़फोड़ करने लगा। हम सब लोग काफ़ी डर गए थे। घबराकर सब उसके कमरे में पहुंचे तो ताई जी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और उससे कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो, क्यों इतने गुस्से में हो, जबकि सुनैना एक तरफ खड़ी डरी सहमी आंसू बहा रही थी। मोहित ने चिल्लाते हुए ताई जी से कहा कि मम्मी मुझसे क्या पूछती हो, अपनी लाडली बहू से पूछो जो आज अपने पुराने आशिक के साथ उसको ढेर सारी तसल्ली देकर आई है। मोहित ने बताया कि इसके गांव में जो उसके रिश्तेदार रहते हैं वहां पर एक लड़का है। उसके साथ यह बहुत चिपक चिपक कर उसे तसल्ली दे रही थी। मुझे इसकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं सब समझता हूं कि यह उस लड़की के साथ इतना क्यों चिपक रही थी। सुनैना रोते हुए कहने लगी कि मम्मी जी अर्पित गलत समझ रहे हैं। संजय मेरा कजिन होने के साथ साथ मेरा दोस्त भी है। वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। उसे पढ़ाई के सिलसिले में मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसे तसल्ली इसीलिए दे रही थी क्योंकि उसकी माँ की मौत हो गई थी। बाकी मेरा और कोई मतलब नहीं था कि वह इतनी दूर गांव में रहता है और कहाँ मैं यहाँ इस शहर में। मोहित ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि मैं उसकी आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वही तुम्हारा पुराना आशिक है। अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने शादी से पहले मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया। मैं कभी तुमसे शादी न करता और न तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना होता। सुनैना तो बस रोए चली जा रही थी और अपनी सफाइयाँ बार बार दे रही थी। जब ताई जी ने कहा कि अब तुम दोनों बस भी करो, किस बात की बहस कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने मोहित की तरफ देखा और कहा, और तुम आखिर बहू पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो, तुम सुनैना पर शक क्यों कर रहे हो, वह कह रही है ना कि वह उसका दोस्त है। तभी मोहित ने अपना मोबाइल निकाला और कहा कि अभी मैं आपको आपकी बहू की हकीकत सुनाता हूँ। उसने अपने मोबाइल से निकालकर वह कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जो मैंने करवाई थी। मोहित के मोबाइल पर पहले ही रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, इसलिए उसके पास वह कॉल रिकॉर्ड थी। उसने उसे प्ले किया जिसमें वह लड़का मोहित से कह रहा था कि मैं सुनैना से बहुत प्यार करता हूँ, वह लड़की भी मुझसे प्यार करती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं गरीब हूँ। तुम शहर के पढ़े लिखे और खाते पीते घर के लड़के हो, इसीलिए वह तुमसे शादी कर रही है।
वरना मोहब्बत तो वह हमेशा मुझसे ही करती है। तुम मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। याद रखना कि तुम एक दिन बहुत पछताओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही रास्ते से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मोहित उसे चीख चीख कर पूछ रहा था कि तुम कौन हो, मगर उसने अपनी पूरी बात कहे बिना ही कॉल बंद कर दी थी। और बस फिर उस अननोन नंबर से आने वाली कॉल से मोहित के दिल में सुनैना के लिए शक पैदा हो गया था। अभी तक उसने सुनैना को कुछ नहीं बताया था, बस उसका उससे बात करने का मन नहीं करता था। और अब जब वह उसके गांव गया और वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात सुनैना के कजिन से हुई, तो वह समझ गया था कि ज़रूर यह वही लड़का है जिसने उसे कॉल की थी। तभी तो सुनैना उसके साथ इतनी हमदर्दी जता रही थी। सुनैना बार बार रो रो कर कह रही थी कि यह किसी की साजिश है, किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ। कॉल पर बात करने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, और यह कौन है, इसे तो मैं जानती भी नहीं। मगर उन दोनों के बीच तो झगड़ा शुरू हो गया था, और इस झगड़े में सुनैना को गुस्सा आ गया। वह अपना सामान पैक करके अपने मायके चली गई थी। मैं यह सब कुछ खामोशी से देख रही थी और मज़े ले रही थी। ताऊ और ताई जी अपना सर पकड़कर बैठ गए थे कि आखिर उनके घर में यह क्या हो गया है। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को गलत समझे या बहू को गलत समझे। ताऊ जी ने मोहित को बहुत समझाया था कि वह अपनी पत्नी को लेकर आ जाए, मगर उसने अब जिद बांध ली थी कि वह कभी भी सुनैना को इस घर में लेकर नहीं आएगा, वह उसे डिवोर्स दे देगा। अब मुझे इंतज़ार था कि कब मोहित सुनैना को डिवोर्स दे और कब मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं। मैं सुनैना को मोहित की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब रही थी। मोहित के ससुराल वालों ने भी उसे काफ़ी कुछ बुरा भला कहा था। उसे कहा था कि हमने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ यह सोचकर की थी कि तुम पढ़े लिखे और समझदार लड़के हो, मगर तुम्हारी ऐसी हरकत ने हमें शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। हम अपनी बेटी को आज के बाद तुम्हारे घर पर नहीं भेजेंगे। हमारी बेटी ने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, लेकिन तुमने उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला है। ताई जी ने भी मोहित को यही समझाया था कि तुम अपनी पत्नी पर शक मत करो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहता हो। मगर मैंने मोहित के दिमाग में यही बात डालने की कोशिश की थी कि सुनैना अच्छी लड़की नहीं है। अच्छी लड़कियों के पति को इस तरह से शादी की पहली रात फ़ोन कॉल्स नहीं आते जिस तरह तुम्हारे पास आए हैं। मेरी बातें सुनकर मोहित कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन ताई जी की बातें सुनकर उसका दिल सुनैना की तरफ से पिघलने लगता था। इधर मैं थी कि अपने मकसद में कामयाब होने के लिए ना जाने क्या क्या कर रही थी। उधर ताई जी थी कि मोहित को समझाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। वह बस यही चाहती थी कि जो कुछ भी हुआ उसे मोहित भूल जाए और अपनी पत्नी को अपनी जिंदगी से ना निकाले। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि जल्द से जल्द सुनैना उसकी जिंदगी से निकल जाए। सुनैना तो अभी भी अपने मायके में ही थी, लेकिन मोहित घर से चला गया था। ताई जी समझ रही थी कि वह अपने दोस्तों के यहाँ गया होगा, लेकिन मोहित तो सुनैना के पुराने गांव गया था जहाँ पर उसके रिश्तेदार रहते थे। उसने उस लड़के से मुलाकात की तो बाद में पता चला कि वह शादीशुदा है, और उसकी शादी को अभी 2 महीने ही तो हुए थे। उसकी पत्नी से भी उसकी मुलाकात हुई थी। घर में हुई मौत की वजह से मोहित ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उस लड़के संजय की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी भी वहां पर मौजूद है। बाद में जब वह वहां पर गया और संजय से उसने मुलाकात की, तो संजय ने मोहित को बताया था कि मेरी शादी को 2 महीने हो चुके हैं और मेरी लव मैरिज हुई थी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। उसने अपनी पत्नी से भी मोहित को मिलवाया था। यह सब देखकर मोहित बहुत शर्मिंदा हुआ था, जबकि उसे ऐसा लगता था कि शादी की रात उसे कॉल करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि संजय ही था। मगर अब उससे मिलने के बाद उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई थी और वह शर्मिंदा हो गया था और घर आ गया था। मगर मैं इस बात से अनजान थी और अपने कमरे में बैठी हुई अपनी उसी दोस्त को अपने दिल का हाल बता रही थी जिसने मेरा साथ दिया था। मैं उसे जोर जोर से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैंने उसे कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने और उस लड़के ने मेरी बहुत मदद की है। सुनैना तो अपने घर जा चुकी है। मुझे लगता है कि अब मोहित उसे डिवोर्स देकर ही मानेगा, क्योंकि मोहित ने घर में सब लोगों को उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुना दी। सुनैना ने तो काफ़ी अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर मोहित ने उसकी एक ना सुनी।
अब वो बेचारी अपने घर पर बैठी आंसू बहा रही है। बस एक बार मोहित उसे डिवोर्स दे दे, उसके बाद मैं ही उसकी पत्नी बनूंगी। आखिरकार हमारा प्लान कामयाब हो गया। मोहित को पाने के लिए मैंने ना जाने कितने पापड़ बेले हैं। पहले अपनी शादी की रात अपने पति के नंबर पर इसी तरह की कॉल करवाई और फिर डाइवोर्स लेकर वापस इस घर में आ गई, और फिर ऐसी ही कॉल मोहित को भी उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काने के लिए की। यह कहकर मैं जोर जोर से हंसने लगी थी और टहल टहल कर बातें कर रही थी। जब अचानक मैंने दरवाजे की तरफ पलट कर देखा तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि सामने ही ताईजी खड़ी हुई थी। उनके चेहरे के रिएक्शन बहुत गुस्से भरे थे। यह सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने खामोशी से धीरे धीरे फोन नीचे करने की कोशिश की। ताईजी से अभी मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह मेरी बातें सुन चुकी थी। मैं उनको सफाई देने लगी। जब ताईजी ने कहा कि बस अब खामोश रहो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुकी हूँ। बचपन से लेकर अब तक हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। कभी तुम्हें तुम्हारे माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा तुम्हारी परवरिश अपनी बेटी की तरह की, लेकिन तुमने हमारी परवरिश का यह सिला दिया कि मेरे ही बेटे का घर खराब करने चली हो। मैंने कहा, ताईजी, मैं मोहित से शादी करना चाहती थी, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो ताईजी कहने लगी कि तुम्हारी शादी मोहित से नहीं हो सकती। वह तुम्हारा भाई है और वह तुमसे प्यार भी नहीं करता। जिस लड़की से वह प्यार करता है उसके दिल में तुमने उसके लिए इतनी नफरत कर दी है कि वह उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मगर तुम याद रखना कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी। ताईजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि चलो अभी मेरे साथ मोहित के पास और अपनी जुबान से सब कुछ उसे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारे साथ वह करूंगी जिसके बारे में कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैं ताईजी से बहुत डर गई थी। मैं उनसे माफ़ी मांग रही थी कि प्लीज़ ताईजी, मुझे माफ़ कर दीजिए अभी। ताईजी मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर लेकर जा ही रही थी कि इतने में ही मोहित आ गया। ताईजी ने मोहित को सब कुछ बता दिया था। मोहित यह सब कुछ चौंक कर सुनकर शॉक्ड रह गया और उसने मुझे बताया कि मैं सुनैना के गांव से आ रहा हूं उस लड़के से मिलकर, जिस पर मुझे शक था, जिसकी वजह से मैंने सुनैना से इतना झगड़ा किया। वह लड़का तो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 2 महीने पहले ही लव मैरिज हुई है। यह कहकर मोहित बहुत शर्मिंदा हो रहा था। ताईजी ने बताया कि इस सब में निवेदिता का हाथ है। ताईजी ने मुझे घूर कर देखा तो मुझे भी अपने मुंह से यह सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ गया था। ताऊजी भी वहां पर आ गए थे और इस तरह सब लोगों के सामने मेरी खूब बेइज्जती हुई थी। मोहित मुझ पर बरस रहा था। ताऊजी ने मोहित से कहा था कि अब तुम जल्दी से सुनैना के घर जाओ और उसे मनाकर यहाँ लेकर आओ, क्योंकि सिर्फ शक की वजह से तुमने उस बेचारी पर बहुत इल्ज़ाम लगाए। ऐसा ना हो कि उसके साथ तुम्हारी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। सब लोगों को मुझसे सिर्फ एक ही शिकायत थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मोहित की मोहब्बत में अपने साथ भी गलत किया। तुम्हारी शादी बहुत अच्छे लड़के के साथ हुई थी। तुमने अपनी शादी खत्म करने के चक्कर में अपने ही किरदार को उसके सामने गलत साबित कर दिया और इधर तुम हम सबके दिल से भी उतर चुकी हो। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी अपनी गलती की। बार बार उन लोगों से माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि मोहित के सामने जब मेरी गलती आई तो मोहित मुझसे नफरत करने लगा था और उसने कह दिया था कि पहले तो मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझता था, लेकिन अब तुम मेरी दोस्त भी नहीं हो। सुनैना को मुझसे दूर करने में तुम्हारा हाथ है और यह बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें सारी जिंदगी माफ़ नहीं करूंगा। मोहित अपनी पत्नी को जाकर ले आया था। उसने उससे अपने किए की माफ़ी मांगी थी। सुनैना का गुस्सा भी शांत हुआ तो उसने आसानी से मोहित को माफ़ कर दिया। आखिरकार ऊपर वाले ने औरत का दिल नरम बनाया है कि वह मर्द के कितने ही कड़क बिहेवियर पर उसे माफ़ कर देती है, लेकिन औरत अगर कोई गलती कर देती है तो मर्द के दिल में आसानी से अपनी जगह दोबारा से नहीं बना पाती। मोहित का घर तो सुनैना के साथ बस गया था, मगर मुझसे इस घर में सब लोग बहुत नाराज थे। सबके सामने मेरी हकीकत जो खुलकर आ गई थी। ताऊजी ने फैसला किया था कि वह मेरी शादी कर देंगे। इस बार भी मैं इनकार करना चाहती थी, मगर नहीं कर सकी, क्योंकि इस घर में अब मेरी कोई जगह नहीं थी। मगर उन लोगों ने मुझे माता पिता बनकर पाला था। उनका दिल बहुत बड़ा था और माता पिता का दिल तो ऐसा ही होता है
कि उनकी औलाद चाहे कितनी ही गलती कर ले, वह उसे माफ़ कर ही देते हैं। यही वजह थी कि मेरे ताऊ और ताई जी ने मुझे मेरी शादी के समय माफ़ कर दिया था। ऊपर वाले का मुझ पर एहसान था कि ताऊ और ताई जी की दुआएं थीं जो मुझे लग गई। मुझे मोहित से भी ज़्यादा प्यार करने वाला पति मिला था, जिसने मेरे दिल से मोहित की मोहब्बत को निकाल दिया था। मगर आज तक मोहित मुझसे बात नहीं करता। वह मुझसे आज भी नाराज़ है। मैं उससे हमेशा अपने किए की माफ़ी मांगती हूँ। उसने कहा कि तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम अपनी ससुराल में खुश रहो। यहाँ हमारे घर ज़्यादा मत आया करो, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मैं अपने पति के साथ अमेरिका गई हूँ, क्योंकि उसकी नौकरी यहीं पर है। आज इस बात को गुजरे पूरे 5 साल हो गए। आज भी मुझे अपने वो पुराने दिन याद आते हैं जब मैंने खुद अपनी हरकतों से अपने परिवार का भरोसा तोड़ा था। ऐसा सिर्फ मैंने मोहित की मोहब्बत पाने के लिए किया था, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि एक तरफा मोहब्बत कभी कभी नुकसानदेह हो जाती है। मोहब्बत करने के लिए और एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के लिए लड़का और लड़की दोनों के दिल में बराबर से मोहब्बत होनी चाहिए। एक तरफा मोहब्बत से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।